हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल कल्याणी एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसिड्स एंड बेसिस के बारे में एंड दिस टॉपिक इज लाइज इन योर टेक्स्ट बुक साइंस चैप्टर सेकंड एंड दिस इज आवर वीडियोस पार्ट फर्स्ट. This video is also helpful for CBSE as well as for MP board students. So acids and bases and salts. There is a question, what is acids? So acids are sour in a taste and change the color of a blue litmus to red. Then bases are bitter and change the color of red litmus to blue. Then the again question raised, what is litmus? So litmus is a natural indicator. Besides this, turmeric is another such indicator. Have you noticed that a stain of curry on your white cloth becomes reddish brown when soap, which is basic in nature, is scrubbed on it? It turns yellow again when the cloth is washed with plenty of water. सोप का जो नेचर है वो बेसिक है, वहीं जो टर्मरिक है वो एक इंडिकेटर का काम कर रहा है. आप सोप है वो एक बेसिक नेचर का है, राइट लेकिन जब हम उसको काफ़ी देर तक धोते हैं, सोप का जो इफेक्ट है उस क्लॉथ से हट जाता है, तो देन स्टेन है वो कन्वर्ट हो जाता है येलो कलर में. You can also use synthetic indicators such as methyl orange and phenolphthalein to test for acid and bases. So besides litmus paper, besides turmeric, there is some another indicators like methyl orange and phenolphthalein. इनके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि सॉल्यूशन बेसिक है या एसिड नेचर का है. देयर इज अ डेफिनेशन. लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई which is extracted from lichen, a plant belonging to the division Thallophyta, and is commonly used as an indicator when the litmus solution is neither acidic or nor basic. Its color is purple. So जो लिटमस है वो हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? लाइकेन से करते हैं और इसका कलर रहता है पर्पल. लेकिन अगर इस पर हम एसिड डालें तो इसका कलर कन्वर्ट हो जाता है रेड में, और वहीं अगर हम इसमें बेस डालते हैं तो इसका कलर बदल के हो जाता है ब्लू. There are many other natural materials like red cabbage leaves, turmeric, and colored petals of some flowers such as hydrangea, petunia, and geranium, which indicates the presence of acid or base in a solution. तो इन इंडिकेटर्स के थ्रू कौन कौन से? हाइड्रेजिया, पेटूनिया और जेरानियम के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं कि सॉल्यूशन किस नेचर का है. These are called acid base indicators or sometimes simply indicators. Open your textbook and get ready with your pencil, okay? Underline every line which is important, right? So here some acids or bases. You can write these names जैसे like hydrochloric acid, sulfuric acid with their formulas, so that you can remember this for a long time and write it down on a page and put it on your wall or stick on your wall so that you can remember it. So 2.1 understanding the chemical properties of acids and bases. इसमें फर्स्ट है एसिड्स एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी. इसमें हम देखेंगे कि किस एसिड का सॉल्यूशन लिटमस को किस कलर में चेंज कर रहा है, और उस सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल निकालेंगे. बट आप ये फॉर्मूलाज देखना है, ये सारा लेबोरेटरी वर्क है जो आपको स्कूल में कराया जाएगा. यहाँ एक डेफिनेशन आ जाता है, देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक एंड बेसिक मीडिया. दीज आर कॉल्ड olfactory indicators. So basically यहाँ क्या होता है कि जो एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी हम एसिड और बेसिस को स्मेल के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं, लेकिन कुछ कुछ पदार्थ, कुछ कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं. उस कंडीशन में बोलेंगे ऑल्फैक्ट. इसके बाद है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स. सो मेटल के साथ इनका रिएक्शन कैसा होता है? यहाँ पर हम एक प्रैक्टिकल देखेंगे कि जिसमें जिंक के ग्रैन्यूल्स को डाला गया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, राइट. इसमें एक गैस बनता है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये गैस कौन सा है. इसके लिए जब ये गैस इस डिलीवरी पाइप ट्यूब के ज़रिए यहाँ जाएगा और इसमें से उसके जो बबल्स निकलेंगे उनके पास हम एक कैंडल ले जाके चेक करते हैं और वो बबल थोड़ा सा बस्ट करते हैं.
तो उस कंडीशन में हमें पता चलता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस आग के पास आने पर जलती है। वी कैन से दैट द मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट करके मेटल्स के साथ एसिड रिएक्ट करके बनाता है हाइड्रोजन गैस, एज वेल एज द मेटल इन द above reaction displays hydrogen atoms from the acids and hydrogen gas and form a compound called a salt. इसके साथ ही एक कंपाउंड भी बनाती है जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट। आपने अपने घर में सॉल्ट देखा होगा, खाना बनाने में यूज किया जाता है। एसिड और मेटल को मिक्स करने पे सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं इनको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। आंसर है ये। अब आता है हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स। जब हम मेटल कार्बोनेट, सबसे पहले समझते हैं मेटल कार्बोनेट क्या है। एक ऐसा मेटल जिसमें कार्बन प्रेजेंस हो वो हो जाएगा मेटल कार्बोनेट, और एक ऐसा मेटल जिसमें हाइड्रोजन, हाइड्रो का मीन्स हो गया हाइड्रोजन प्लस कार्बोनेट, कार्बोनेट से कार्बन, अगर इनके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस हैं किसी मेटल में तो वो मेटल कैसा होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मूलाज, सोडियम कार्बोनेट के साथ हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिक्स किया, देन वी फाउंड NaCl, sodium chloride, and H2O, it means water, and CO2 gas. Okay, and in the second equation we took sodium bicarbonate because this was metal carbonate and this is metal hydrogen carbonate. So then when we mix it HCl in it, we found NaCl plus H2O plus CO2. Okay, the same compounds H2O and CO2. It means we can say all metals carbonate and hydrogen carbonate reacts with the acids to give a corresponding salt, carbon dioxide and water. Note down it. How do acids and bases react with each other? अगर हम एसिड और बेस को ही आपस में मिला दे तब क्या होगा? We have observed that the effect of a base is nullified by an acid and vice versa. तो जब हमने एसिड को और बेस को मिलाया था उसकी वजह से जो उनका इफेक्ट था वो नलीफाइड हो गया। NaOH, HCl, दिस इज एसिडिक इन नेचर, और जब हमने इन दोनों को मिक्स किया है तो हमें मिला है NaCl, it is a salt, and H2O, water. So the reaction between an acid and a base to give a salt and water is known as neutralization reaction. Note down it in your book. In general, a neutralization reaction can be written reaction of metallic oxide with acids. एसिड को मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ मिक्स करें तब क्या होगा? Color of the solution become blue green and the copper oxide dissolves. We have took copper oxide as a metallic oxide और हमने इसको मिलाया, इसमें मिलाया क्या, एक एसिडिक सॉल्यूशन। तो उसके बाद क्या होता है, इसका कलर चेंज होके ब्लू ग्रीन हो जाता है और जो कॉपर ऑक्साइड है वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर chloride in the reaction. The general reaction between a metal oxide and an acid can be written as metal oxide को acid के साथ मिलाने पर salt and water बनता है। यानी कि continuous we find out that with the reaction of metallic oxide, with the reaction of bases, with the reaction of metal कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, तो इन सब के साथ जब हमने एसिड की रिएक्शन कराया या कराई तो हमें क्या मिला, सॉल्ट एंड वाटर। सिंस मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ अ बेस एंड एन एसिड, मेटेलिक ऑक्साइड आर said to be basic oxides. Remember these points and underline it. Okay, reaction of a non-metallic oxide with base. So we have took calcium hydroxide as a base and took a carbon dioxide as a non-metallic compound. When we mix it, we find out that the product is salt and water. As the same here,
कि जब हमने दो रिएक्टेंट्स को मिलाया तो प्रोडक्ट हमें क्या मिला, सॉल्ट एंड वाटर. सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड acids, we can conclude that non-metallic oxides are acidic in nature. It means that कि जो non-metallic oxides हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एक एसिड है नेचर में, क्योंकि जब हमने एसिड और बेस को मिक्स किया था उस टाइम पे भी सेम प्रोसेस हुआ था, हमें सॉल्ट एंड वाटर मिला था और यहाँ पर भी वही हुआ. What do all acids and all bases have in common? तो जो बेसिस हैं और एसिड्स हैं उनमें कॉमन क्या है देखते हैं. We saw in activity 2.3 that all acids generates hydrogen gas on reacting with the metals. तो हाइड्रोजन तो सभी एसिड्स के लिए कॉमन हो गया. Note this point. Hydrogen ion in HCl are produced in the presence of water. The separation of H plus ions from HCl molecules cannot occur in the absence of water. अगर ये जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसको आपने वाटर की प्रेजेंस में किया देन आपको H प्लस आयन मिलेगा एज अ प्रोडक्ट. बट अगर आपने रिएक्टेंट्स में H2O को एब्सेंट रखा तो आपको जो हाइड्रोजन गैस होगी वो नहीं निकलेगी उन रिएक्टेंट्स के मिलने के बाद. तब वो हाइड्रोजन गैस H2O के साथ मिलके H3O+ बनाएगी, दैट इज कॉल्ड hydronium. See this reaction? Here H plus H2O, then we find the product H3O. We have seen that acids give H3O plus or H plus ions in water. Let us see what happens when a base is dissolved in water. अगर कोई बेस है और वो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो क्या होगा. हमने बेस लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर में डिसॉल्व किया तो Na प्लस आयंस और OH माइनस आयंस एज अ प्रोडक्ट हमें मिलेंगे. ओके, जो कि मैं बता चुकी हूँ कि जो बेसिस हैं वो एज अ प्रोडक्ट जब आप मिक्स करेंगे वाटर में तो आपको मिलेगा OH माइनस आयन, एंड एज अ सेम जब आप एसिड को मिक्स करेंगे तो आपको मिलेगा H plus ion. Same here, OH minus, OH minus. Note it down. Bases generate hydroxide OH minus ions in water. Bases which are soluble in water are called alkalines. जो bases हाइड्रोक्साइड को जनरेट करती हैं वाटर में प्लस वो सॉल्युबल हो जाए उस वाटर में, देन they call alkalis. Do you know all bases do not dissolve in water? An alkali is a base that dissolve in water. They are soapy to touch, bitter and corrosive, never taste or touch tongue as they may cause harm. Which of the base in the table? 2.1 are alkalis. So क्या करना है कि आपको कभी भी इनको अपने मुंह से टेस्ट नहीं करना है, ये हार्मफुल हो सकता है. ये सेम एसिड और बेस का मिक्स करने के बाद जो फॉर्मूला है वो, और यहाँ पे वार्निंग है कि आपको इस तरह से कभी भी एसिड और बेस को टच नहीं करना है, इट मे बी हार्मफुल फॉर यू. ये वार्निंग साइन है जो कि हर कंटेनर के ऊपर रहता है जिसमें एसिड और बेसिस रहते हैं हार्मफुल. The process of dissolving an acid or base in water is a highly exothermic one. So अगर कोई आपसे पूछता है कि जो वाटर में मिलाने वाली प्रोसेस है एसिड और बेसिस को वो कैसी प्रोसेस है, तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें से एनर्जी निकलती है. Mixing in acid or base with water results in a decrease in the concentration of ions H3O plus OH minus per unit volume. Such a process is called dilution and the acid or the base is said to be dilute. इसको आप नोट डाउन करेंगे. अगर डाइल्यूट की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप लिख के आएंगे कि अगर उसमें हम किसी भी एसिड या बेस में वाटर मिक्स कर दें तो एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कवर करेगा और प्लस इसका कंसंट्रेशन भी डिक्रीज हो जाएगा, को डाइल्यूट बोला जाएगा. इसका काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पतला सा हो जाएगा, तो वहाँ पर इसको बोलेंगे डाइल्यूटेड. हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेसिस
solutions. A scale for measuring hydrogen ions concentration in a solution called pH scale has been developed. The P in pH stands for Poissons in German, meaning power. On the pH scale, we can measure pH generally from 0 to 14. 0 means very acidic and 14 means very alkaline. pH should be thought of simply as a number which is indicates the acidic or basic nature of a solution. Higher the hydronium ions concentration, lower in is the pH value. The pH of a neutral solution is 7. Values less than 7 on the pH scale represent an acidic solution. As the pH value increases from 7 to 14, it represents an increases in OH minus ions concentration in the solution, that is increases in the strength of alkali. Generally paper impregnate with the universal indicators is used for measuring pH. एक्चुअली में क्या होता है कि जब जो pH स्केल है उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है. इस पे 0 से लेके 14 तक नंबर्स डिनोट किए जाते हैं. जो 7 नंबर होता है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा, ये जो 7 नंबर है ये न्यूट्रल रहता है. और अगर 7 से हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएं 7 6 5 4 3 2 1 0, तो ये एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा यहाँ पे. और जब हम इसके अबव जाते हैं 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये बेसिक नेचर इंक्रीज होता है. इट ऑल्सो डिनोट्स दैट कि हम जिस तरह से 14 से डिक्रीज करते करते 0 तक आ रहे हैं तो वहाँ पे H प्लस आयंस जो है उनका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, राइट. और जैसे जैसे यहाँ पे हम 0 to 14 जाएंगे इंक्रीज करते हुए तो OH माइनस आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा. तो हमें ये पता है कि जो H प्लस आयंस है वो एसिडिक नेचर को शो करता है. इट मीन्स जो 7 से लेके 0 तक के सॉल्यूशंस होंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे और जो 7 to 14 होंगे वो बेसिक नेचर के होंगे. देखिए गैस्ट्रिक जूस इन आवर स्टमक, इसका pH वैल्यू कितना है 1.2. लेमन जूस इसका 2.2 होता है, ये भी एसिडिक होता है. प्योर वाटर ये 7 होता है इसका pH वैल्यू और ये न्यूट्रल रहता है. वहीं हमारे ब्लड का pH वैल्यू 7.4 है, तो ये कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब एसिडिटी इशू होता है तो डॉक्टर हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के टैबलेट्स देता है. तो ये कैसा होता है कि एसिडिक नेचर को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है. एसिड और बेस को जब मिला देंगे तो वाटर और क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा. तो वो जो हमारा इशू है स्टमक में वो खत्म हो जाता है. इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में जब हम देख सकते हैं कि इसका pH वैल्यू 14 है और ये कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा. The strength of acid and base depends on the number of H plus ions of the and OH minus ions product respectively. Okay, we know we study about it. Acid that give rise to more H plus ions are said to strong acids, and acids that give less H plus ions are called weak acids. So this is the definition of solid acids and the weak acids. And the video is going too long, so we will cover another topic on some another video. Thank you so much. If you like the video, then don't forget to subscribe the channel and press the bell icon. Like and share it with your friends. As well as I would like to say that we will cover all the questions of this topic in our next videos. Keep continuing.